हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल प्रेरणा लर्निंग हब में। मैं प्रेरणा तहे दिल से इस एनसीईआरटी की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और अपने तैयारियों में लगे होंगे। आइए जुड़ते हैं फिर एक शानदार सेशन के साथ। आज फिर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अप्रोच से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखते ही देखते हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं। ये जर्नी ऐसे ही अनवरत ढंग से चलती रहेगी। हम देखते ही देखते 4 पे आ चुके हैं और उम्मीद है कि आपको इससे कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई लाभ ज़रूर मिल रहा होगा। इससे पहले के 3 चैप्टर हो चुके हैं क्लास 7 का। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश की हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर हमारा हो जाता है वायु। आज हम एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इससे आप बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। वायुमंडल के परतों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल की संरचना किस तरीके से होती है और कितने परतों में बांटा गया है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, वायुदाब क्या होता है और पवन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आर्द्रता क्या होता है, इन ढेर सारे तमाम टॉपिक के ऊपर आज इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो इसको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करूँगी। आप भी मेरे साथ इन सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सीधा चैप्टर पर आते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लाइन को समझने का कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी के बुक में ये सारी चीज़ें किस तरीके से दिया हुआ है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब हमारे चारों ओर ही वायु उपस्थित होता है। वायु को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे चारों ओर वायु का जो आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। और बोल रहा है पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर होता है, क्योंकि वायुमंडल से हमें प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन गैस मिलती है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य के हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। वायुमंडल जो है हमें सूर्य से आने वाले रेडिएशन से भी रक्षा करता है। अगर पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ पे जीवन भी संभव नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि वो सारी व्यवस्था, वो सारी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है जो किसी जीव के जिंदा रहने के लिए होना चाहिए। और किसी अन्य ग्रह पे जाइएगा तो वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो दिन में जो है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और रात में जो है बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा। इसमें जीवन जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है जीव। इसलिए वायुमंडल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं, क्योंकि वायुमंडल ही जो है सूर्य से आने वाली थोड़ी गर्मी को, थोड़ी उष्मा को बचा कर रखता है, रात के लिए रोक लेता है। और वो रोकने वाली गैस कौन सी है? अगर रोकने वाली गैस के बारे में आपसे पूछूं तो वो रोकने वाली गैस कौन सी हो जाती है? हमारी CO2। ये जो है कि सूर्य की थोड़ी सी उष्मा को रोक लेती है, जिसके कारण रात में भी हमारे यहाँ लगभग समान टेम्परेचर बना हुआ रहता है। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो हम क्या, कोई अन्य जीव भी इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वायुमंडल बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आखिर वायुमंडल किस किस गैसों से मिलकर बनी होती है।
वायु की अगर हम बात करें तो यह एक समांगी मिश्रण होता है। वायु एक समांगी मिश्रण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ये एक समांगी मिश्रण होता है किसका? हवा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वायुमंडल का संघटन। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है? हाँ, पता है कि वायु समांगी मिश्रण होता है, अनेक गैसों का समांगी मिश्रण होता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल कण, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। 4.0 में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन पौधे जो है डायरेक्ट हमारे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पौधे जो है जड़ों के माध्यम से लेते हैं और नाइट्रोजन को सबसे पहले राइबोजियम नामक एक बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रेट में बदल देगा और फिर जो है कि पेड़ पौधे उसे जड़ की सहायता से लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और बात कर लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज के बारे में। अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। और सेकंड नंबर पे हो जाता है हमारा ऑक्सीजन। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर पे और ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे। ये तो सबको पता रहता है, लेकिन थर्ड नंबर पे कौन रहता है ये किसी को नहीं पता रहता है, मतलब इसको भूल जाते हैं लोग। तो थर्ड नंबर पे हमारा हो जाता है आर्गन 0.93%। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, ध्यान नहीं देता है कि थर्ड नंबर पे कौन सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे हो जाएगा ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे हो जाएगा आर्गन 0.93%। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें 0.03%। और अन्य सभी गैसें जैसे कि हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी मिला के अन्य गैसें 0.04% पाई जाती है। इस तरीके से हमारे वायुमंडल में सारी गैसें किस प्रकार से रहती है समझ में आ गया होगा। और जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसें हमारे अंदर जाती है। ये नहीं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन ही सांस में लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम सारी गैसें मिश्रित रूप में जो सांस के रूप में लेते हैं और सारी गैसें रिटर्न वापस निकल आती है और ऑक्सीजन का जो है कि कुछ परसेंटेज यूज कर लिया जाता है हमारा शरीर ग्लूकोज को तोड़ने में। इस तरीके से अन्य गैसें जो हो जाती है हमारे हाइड्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन, इन सारी गैसें और कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सारी गैसें जो कि वायु के फॉर्म में फिर से बाहर निकल आती है। अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कितना बाहर आता है, लेते हम 0.03% है, लेकिन जब हम बाहर करते हैं तो 4.03% हो जाता है, क्योंकि ये जो 4% जो है हमारा, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे क्लास में साइंस के अंतर्गत पढ़े होंगे या तो पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें साइंस के अंतर्गत आता है कि कैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए कि नाइट्रोजन हमारा 78% हो जाता है और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा ऑक्सीजन 21% और थर्ड नंबर पे हो जाता है आर्गन 0.93% और अन्य गैसें 0.04% हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी को विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैसें पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि पृथ्वी पे जो ऊष्मा आती है सूर्य के प्रकाश से, उन ऊष्मा को वापस जाने से रोकती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है। अगर हमारे पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो रात के समय इतनी ठंडी हो जाएगी, धरती माइनस में चली जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा।
दिन में अत्यधिक उष्मा हो जाएगा और रात में अत्यधिक ठंडा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में कोई भी जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब यह ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी के तापमान बढ़ाता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिटेल में बात करती हूँ। उसके लिए एक स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझा दूँगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको ये है हमारा अर्थ, ठीक है, और इसके बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है, CO2। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है। और ये यहाँ है, मान लीजिए हमारा सन, ठीक है। आप बस मेरी भावनाओं को समझिएगा, मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ से सन से लाइट आया दिन के समय में, मतलब इस भाग में अभी दिन हो रहा है, ये तो आपको पता होगा, इधर दिन हो रहा है, इधर लाइट आया ये, और जब रात होती है तो ये CO2 जो है वापस ऊष्मा को जाने नहीं देता है ज़्यादा, कुछ ऊष्मा को रोक लेती है। CO2 सारा ऊष्मा वापस नहीं होने देगा, कुछ ऊष्मा जो धरती पे रोक लेगा। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस। अब कोई ऐसा मत समझना कि ये ग्रीन कलर का घर है उसमें गैस को डाल दे ग्रीन हाउस गैस, ऐसा नहीं है। CO2 जो है कुछ ऊष्मा को रोक लेती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। अब समस्या यहाँ पे आ जाती है ग्लोबल वार्मिंग पे। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये आप हैं, यू, ठीक है, ये आप है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये आप है, ठीक है। अब आपको ठंड लग रही है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको ठंड लग रही है, तो क्या करेगा, आपका दोस्त एक कंबल दे दिया, ढक दिया एक कंबल से, तो अब आपको सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या किया आपका दोस्त, एक और कंबल आपके ऊपर ढक दिया, एक और कंबल ढक दिया, एक और कंबल ढक दिया, इस तरीके से 50 कंबल से आपको ढक दिया, तो क्या होगा, आपको क्या लगने लगेगी, गर्मी लगने लगेगी। ठीक इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग होता है, सेम टू सेम इसी तरीके से। ज़रूरत था आपको एक कंबल का, लेकिन आपका दोस्त आपको कितना कंबल, 50 कंबल दे दिया, मतलब 49 कंबल एक्स्ट्रा दे दिया। तो सेम टू सेम इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होता है। मैं अब आपको अर्थ को लेकर समझाती हूँ, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास की, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये है हमारा अर्थ। अब आपको पता है कि इसके चारों ओर CO2 की एक पतली परत पाई जाती है, इस तरीके से CO2 की एक पतली परत पाई जाती है, आप लोगों को पता है। लेकिन हम क्या किए, एक परत है ठीक है, लेकिन हम क्या किए, पेड़ पौधे काटे, एक और परत चढ़ा दिए CO2 की, जनसंख्या वृद्धि किए, एक और परत CO2 की चढ़ा दिए, कल कारखाने लगाए, एक और परत, उद्योग लगाए, एक और परत, वाहन गाड़ी वगैरह भारी भारी वाहन चलाएं, एक और परत, पेड़ पौधे काटें, एक और परत। इस तरीके से जो हम इस पे जो है 50 परत चढ़ा रहे हैं, लेयर बाय लेयर मतलब करते जा रहे हैं, और CO2 के मात्रा में वृद्धि करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सन से आने वाले रेडिएशन को बहुत अधिक मात्रा में CO2 रोक लेगा अर्थ पे। इससे क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी हो जाएगी गर्म, इससे हमारी पृथ्वी हो जाएगी गर्म। इससे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसे ही विश्व उष्मन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसे ही कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया कि ग्रीन हाउस गैस CO2 को क्यों कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ये किस तरीके से होती है।
सीधे से मतलब आप समझ जाइए, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा CO2 हो गया तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं वायुमंडलीय परतों के बारे में कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। अगर बात करें तो हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती है। सबसे पहला हो जाएगा हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल, और तीसरा मध्य मंडल, बहिर्मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और सबसे बाहरी परत हो जाएगा हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी पृथ्वी की परतें हैं 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, क्षोभ मंडल के बारे में यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपको दोबारा से वायुमंडल के परतों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, हैंडराइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लिख के समझाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका एक भी डाउट नहीं रहे। क्षोभ मंडल में बात करें तो हमारा हो जाएगा, क्षोभ मंडल जो है ये जो है ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 13 किलोमीटर हो जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर, और इसमें जो है मौसमी घटनाएं घटती है, सभी मौसमी घटनाएं घटती है इसमें। मौसमी घटनाएं में कौन सी आ जाती है घटनाएं, जैसे बारिश हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा, ओलावर्षण हो जाएगा, और जैसे कि बारिश होगा तो इसी क्षोभ मंडल के कारण होगा, इसमें ही सारी मौसमी घटनाएं घटेगी, सर्दी गर्मी सारी चीज़ें इसी में। और जो है कि हम लोग सांस भी इसी में लेते हैं, सांस भी क्षोभ मंडल में ही लेते हैं। और ये क्षोभ मंडल हो गया। क्षोभ मंडल के बारे में आपको समझ में आ गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम अन्य हमारी कौन सी हो जाएगी, समताप मंडल। मैं यहीं से ऐड कर देती हूँ, यहाँ से समताप मंडल की अगर हम बात करें तो समताप मंडल की जो ऊंचाई हो जाती है 50 किलोमीटर हो जाती है, 50 किलोमीटर। और इसमें जो है मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, ये याद रखना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एरोप्लेन जैसे कि हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं इसी मंडल में। हवाई जहाज क्यों, क्योंकि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं घटती है, इसीलिए यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं। और यहीं पे जो है ओजोन परत भी पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत। ये 4 चीज़ें आपको समताप मंडल के बारे में याद रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है आप सभी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मध्य मंडल के बारे में। अगर मध्य मंडल की बात करें तो इसका हो जाएगा, ऊंचाई कितना होता है, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर, और यहाँ पे उल्कापिंड जलते हैं। उल्कापिंड जो पृथ्वी पे गिरती है इसी मंडल में आके जल जाते हैं। ठीक है, मध्य मंडल में इतनी चीज़ें आपको मध्य मंडल के बारे में याद रखनी है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अन्य की बात कर लेते हैं, अन्य 2 परतें हमारी कौन कौन सी हो जाती है। अन्य 2 परतें की बात करें तो हमारा हो जाता है बाह्य वायुमंडल, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें, इसकी ऊंचाई जो हो जाती है हमारी कितनी हो जाती है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर हो जाता है, 80 से 400 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो है रेडियो संचार होता है। रेडियो संचार मतलब यहीं से तरंगे टकराकर हमारी पृथ्वी पर वापस आती हैं, जिसके कारण हम अपने टीवी, मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ें यूज कर पाते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है मध्य मंडल का, आयन मंडल जिसे बाह्य मंडल कहते हैं इसका। अब बात कर लेते हैं बहिर्मंडल के बारे में। बहिर्मंडल क्या होता है, इसमें किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, आपको एक एक करके समझा देती हूँ। बहिर्मंडल की बात करें तो इसका ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये जो है ना बहुत पतली परत होती है, ये वायु की बहुत पतली परत हो जाएगी, वायु की पतली परत, एकदम पतली। ठीक है, और ये इसमें जो है ना गैस पाई जाती है, कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन को एच से और हीलियम को एच से लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में
आप याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। यही सारी चीज़ें मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। 5 परतों में बटी होती है और 5 परतों में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा। और एक बात कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का घनत्व क्या होता है, घटते जाता है। वायु का घनत्व जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु का घनत्व क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। घनत्व की अगर हम बात करें तो घट जाएगा, और नीचे आएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। कौन? पेड़ पौधे। मृदा तथा कुछ जीवों की जड़ों में होने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में बदल देती है। उसके बाद जो है कि पेड़ पौधे जड़ों की सहायता से उसे ग्रहण करते हैं। वायु यानी कि ऑक्सीजन में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी हुई रहती है। जैसे कि हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन लिए तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हुआ, लेकिन पेड़ पौधे जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो लोग ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन का जो मात्रा समान लगभग बना हुआ रहता है। इसलिए पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ पौधे को काट देंगे तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन का मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगा, ठीक है। हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हमारे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य एवं पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य एवं पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी गई वायु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली गैस के बराबर होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बना हुआ रहता है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला एवं खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल के प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। मैं आपको बताया न किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं, और वाहन जिसमें से कि हमारा पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीज़ें, खनिज तेल जब जलता है तो इससे बहुत हानिकारक गैसें निकलती है। इसीलिए ये सारे जो है प्रोसेस हमारा ग्लोबल वार्मिंग का भी जिम्मेदार है, और अगर इसका संतुलन बना हुआ नहीं रहेगा तो जीवन असंभव हो जाएगा अर्थ पे। इसीलिए परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब बोल रहा है कि जब वायु गर्म होती है तो हल्की होकर वायुमंडल में फैल जाती है। ठंडी वायु सघन एवं भारी होती है, इसीलिए इसे नीचे रहने वाली प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने के आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता हुआ रहता है। अब बात करें तो वायु जो है गर्म होती है तो वह हल्की हो जाती है, गर्म वायु हल्की होती है, और ठंडी वायु भारी होती है, जिसके कारण गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु नीचे बैठती है। क्यों? क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है और जो चीज़ हल्का होगा वो ऊपर उठेगा और जो चीज़ भारी होगा वो नीचे आएगा। गर्म वायु की तुलना में ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए वो नीचे बैठ जाती है। अगर देखें तो गर्म वायु ऊपर चली जाती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी पहले से ही। चलिए अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होती है, जैसे क्षोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया गया है इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षोभमंडल के बारे में। तो यह परत वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में रहते हैं।
मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी के अंदर होता है। किसमें? क्षोभ मंडल में। अब समताप मंडल के बारे में क्या दिया है? क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों एवं मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, इसीलिए तो इसमें एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसके फलस्वरूप यहाँ के परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत की गैस पाई जाती है। यह परत सूर्य की आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अगर बात करें तो ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, क्योंकि ओजोन मंडल जो हमारे पृथ्वी पे सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणें से हमारे जीवों की रक्षा करता है, ताकि अगर उसका सूर्य का हानिकारक किरण हमारे अर्थ पे आ गया तो बहुत सारी बीमारी हो जाएगा। किससे? स्किन से संबंधित, ठीक है, जिसे स्किन कैंसर भी हो सकता है। ये सारी, इसीलिए ओजोन परत जो है उन हानिकारक रेडिएशन को रोक देती है ऊपर ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब बात कर लेते हैं मध्यमंडल के बारे में। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। किसमें? मध्यमंडल में। मध्यमंडल में आके उल्कापिंड जलने लगते हैं और जल के ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, और अगर बड़ा होता है तो वो कभी कभी पृथ्वी पे भी गिर जाती है, जिसको आप टूटता तारा बोलते हो। वो कोई टूटता तारा नहीं होता है, वो उल्कापिंड होता है, ठीक है, जिसको आप टूटता तारा देख के मन्नत मांगते हो, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं बाह्य वायुमंडल के बारे में। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। वह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है और रेडियो संचार के लिए परत काफ़ी उपयोगी होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है। और अगर बहिर्मंडल की बात करें, वायुमंडल के सबसे ऊपरी तथा पतली परत होती है। गैस से, जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ठीक है। बहिर्मंडल का एक ही खासियत है कि ये बहुत पतली परत होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है अन्य एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत पतली परत होती है वायु की। अब बात कर लेते हैं हमारा मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु, मौसम क्या है और जलवायु क्या है, इन सारी चीज़ों की मैं आपको एक स्लाइड ऐड करके बता देती हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा मौसम, अगर आपसे पूछा जाएगा जलवायु, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम जो है किसी घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम जो है डेली चेंज होते रहता है। लेकिन जलवायु की अगर हम बात करें, यह हो जाएगा दीर्घकाल या लंबे समय, दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस जगह का जलवायु कहलाता है। और यह दीर्घकालीन होता है। जलवायु दीर्घकालीन का औसत अनुपात होता है। और मौसम की अगर बात करें तो यह दिन प्रतिदिन बदलते रहता है, इसे ही मौसम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी के बुक में क्या कहा गया है? आज जो है वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य में अनुमान लगाते सुना होगा। ये तो हम दिन प्रतिदिन भी अनुमान लगाते हैं कि क्या आज बारिश होगी या फिर आज धूप निकलेगा, इस तरीके से। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसका स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है
मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम का मतलब है गर्मी का मौसम किसी को चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर आपको गर्मी लगेगी तो आपको ही चिड़चिड़ाहट महसूस होगा, ये तो पता ही होगा। अच्छा और हवादार मौसम हमें आनंद देता है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। जैसे अभी धूप है तो फिर बारिश हो जाएगी, फिर अभी छाँव हो जाएगी, फिर कभी ठंड हो जाएगी, फिर गर्मी हो जाएगी थोड़ी देर में। इस तरीके से इसे ही मौसम कहते हैं। ये हमेशा बदलते रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये हमेशा बदलते रहता है इस तरीके से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तापमान के बारे में। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में उपस्थित जल एवं शीतलता के कारण तापमान कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। बोल रहा है कि तापमान जो है, अगर वायुमंडल के तापमान को देखें, सिर्फ दिन या रात को नहीं बदलता है बल्कि ये ऋतु के हिसाब से ही बदलता है। जैसे कि कभी ग्रीष्म ऋतु आ जाता है तो गर्मी लगती है, शरद ऋतु आ जाता है तो सर्दी लगती है, वर्षा ऋतु आ जाता है तो बारिश होती है। इस तरीके से दिन रात में तो बदलता है, दिन में गर्मी रहती है, रात को गर्मी कम रहती है। इस तरीके से अगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको तापमान का एसआई मात्रक पूछ ले कोई, अगर आपसे कोई एसआई मात्रक पूछ ले तो इसका एसआई मात्रक बताएगा केल्विन। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। केल्विन को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर तापमान का एसआई मात्रक पूछेगा तो केल्विन बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या है, तापमान का डिग्री सेल्सियस बता देगा, फ़ारेनहाइट बता देगा, या फिर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वह केल्विन होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं, जिसे हरित गैस भी कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस। बताए हो ना आपको थोड़ी देर पहले, वही है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, जैसे कि तापमापी से तापमान को मापते हैं, वायु दाब मापी से वायु दाब को मापते हैं, वर्षा मापी से वर्षा की मात्रा को मापते हैं, और वात दिग्दर्शी से पवन की दिशा को पता करते हैं, पवन की दिशा के बारे में पता करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिस ओर वो उसका मुंह होगा, समझ जाइए उसी तरफ से हवा चल रही है। इसीलिए ये बहुत पुराने ज़माने में इसका यूज होता था। मैं तो नहीं देखी हूँ, लेकिन आप सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। मौसम की जानकारी रखने वाले यंत्र, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फों से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतने गर्म हो जाते हैं कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? क्योंकि वहाँ पे जो है, शहरों में जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह सब पाए जाते हैं, वह जो है जब दिन के समय में सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है और रात में रिलीज करती है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। और यह भी कारण है कि वहाँ का जो इतनी बड़ी बड़ी मकान होती है, इतनी बड़ी बड़ी भवन होते हैं, तो फिर वह गर्म वायु को ऊपर उठने नहीं देता है। जब गर्म वायु ऊपर नहीं उठ पाएगा तो ठंडी वायु उसका जगह नहीं ले पाएगा, इसीलिए वो गर्म वायु को जो है रोक लेती है, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। और वहाँ का तो पता ही है, सड़कें और बिल्डिंग की बात करें तो कंक्रीट से बना होता है, जिसके कारण वह जो है ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और बात करें तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसका मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस। एसआई मात्रा के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर तापमान को मापने का बात करेगा तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, और इसका सेल्सियस का आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था।
इसलिए इसका नाम सेल्सियस रखा गया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अगर पूछा जाएगा जल का हिमांक बिंदु क्या है तो 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हिमांक बिंदु पूछा जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ध्रुवों की तरफ जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा नहीं पहुँच पाती है। इसीलिए वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई रहती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये तो मैं आपको क्लास 6 में भी पढ़ाई थी ना, कि ध्रुवों पे क्यों बर्फ़ जमी हुई रहती है, किस तरीके से रहता है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे इतने अच्छे से समझाई हूँ डायग्राम के साथ में कि आपको अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। इसीलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। मैं आपको एक स्लाइड ऐड करके ये चीज़ समझाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये आप हैं, ये आप है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। मान लीजिए कि ये आप है। ठीक है, अब इसके ऊपर तो आपको पता है कि वायु की 5 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 5 परतें। ये रहा एक परत, ये रहा दूसरी परत, और ये रहा तीसरी परत, अब ये रहा चौथी। अब 5वीं परत तो बहुत पतली होती है, लेकिन होती तो है, उसको भी यहाँ पे बना लेती हूँ। ये रहा हमारा 5वां परत। ठीक है, ये इस तरीके से चारों तरफ से हम पे जो है वायुमंडल जो है दबाव बना रहा है। चारों तरफ से दाब, जैसे कि दाब रहा हो, इस तरीके से ये चारों तरफ से हमारे शरीर पे दबाव बना रहा है। ठीक है, और इसके विपरीत भी हम लोग भी फोर्स लगा रहे हैं। हमारे रक्त जो है, धमनियों वगैरह, ये सारे हम वायुमंडल के विपरीत जो है फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण हमें इसके दबाव का अनुभव नहीं हो पाता है, उतना संतुलन स्थापित हो जाता है। क्योंकि वो जितना बल हम पे लगा रहा है वायुमंडल, हम लोग भी उतना ही बल उस पर भी लगा रहे हैं, इस तरीके से, जिसके कारण ये संतुलन बना हुआ है। इसी का एग्जाम्पल है कि जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो किसी किसी के देखिएगा कि अगर वो एरोप्लेन से जाएगा तो उसके नाक से खून निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है वहाँ पे दबाव कम हो गया है। जब दबाव कम हो जाएगा तो यहाँ का हमारा धमनी जो है ज़्यादा दबाव लगा रहा है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव कम हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगी। मान लीजिए कि यहाँ पे ये हमारा क्षोभ मंडल, ये हमारा समताप मंडल, ये हमारा क्षोभ मंडल, और ये रहा हमारा समताप मंडल। ये हो जाएगा हमारा क्षोभ, ये हो जाएगा समताप। ठीक है, अब पहले हम लोग यहाँ पे थे, पहले हम इस मंडल में थे, लेकिन अब जब हम एरोप्लेन पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एक परत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन वगैरह समताप मंडल में उड़ता है। अगर देखें तो हमारे ऊपर से एक लेयर कम हो गया, मतलब बहुत सारा दबाव कम हो गया है। अगर वही जो है कि मैनेज नहीं कर पाने के कारण जो है कि हमारे नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि हमारी धमनियों जो बल लगाते हैं वायुमंडल के बल लगाने से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारे नाक से खून निकलने लगेगा और पेन से स्याही निकल जाएगा। ये वायु दाब का ही एग्जाम्पल है ये सारा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे और देखते हैं क्या कह रहा है। और बोल रहा है वायु की सतह पर वायु की भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में जो है वायु का घनत्व कम होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु का घनत्व कम होते जाएगा, इसीलिए। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप द्वारा कहने का मतलब है जहाँ पे ताप अधिक होगा वहाँ पे जो है कम दाब रहेगा, कम वायु रहेगा, क्योंकि गर्म वायु जो है अभी आपको बताई हल्की होती है और ठंडे वायु भारी होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे कि निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब जो है बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। क्यों? क्योंकि वायु जो है भारी होने के कारण हमारे अर्थ पे नीचे की ओर बैठा हुआ है, तो आकाश जो है साफ और स्वच्छ दिखाई देगा इस तरीके से। और वायु जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरे अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। आपके मन में ये डाउट होगा कि ठीक है, हम अर्थ पे हैं तो वायु जो है हम पे दबाव लगा है, वायुदाब के कारण हम दोनों में संतुलन बना हुआ है, इसीलिए जो है कि हमारे शरीर से खून वगैरह नहीं निकलता है। वही अगर हम सप्ताह मंडल में चले जाते हैं तो थोड़ी सी वायुदाब कम होने के कारण हमारे नाकों से खून निकलने लगेगा, स्याही पेन से स्याही निकल जाएगा। लेकिन अगर हम चंद्रमा पे जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमारे शरीर से ब्लड क्यों नहीं निकलता है? वहाँ पे तो हमारा इतना प्रेशर रहता है हमारे ब्लड का कि वहाँ पे धमनी फट सकता है। लेकिन वहाँ पे जब अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो एक विशेष प्रकार का पोशाक पहनते हैं। वो पोशाक जो है उसके जो है कि उसके धमनी के दबाव के इतना ही वह भी दबाव लगाता है, जिसके कारण उसके बीच भी संतुलन बन जाता है। इसीलिए उसके शरीर से या फिर उसके नाक से खून नहीं निकलता है। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्री के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है। उसका रक्त शिराएं फट जाएगा, सोच रहे हैं कितना वो हो जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे जब अंतरिक्ष में जाते हैं विशेष प्रकार का पोशाक रहता है, उसे पहनते हैं, जिसे अंतरिक्ष पोशाक भी कहा जाता है जनरली। ठीक है। उम्मीद है कि आपको वायुदाब समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पवन के बारे में। पवन क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आपको तो पता ही कि पवन कहा जाता है। ठीक है। इसी का एक एग्जाम्पल है कि जब हमारे यहाँ थोड़ी सी तेज़ हवा चलती है तो किसी किसी घर की छतें उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो वहाँ पे ठंडी हवा अचानक से आती है, जिसके कारण वहाँ पे अत्यधिक मात्रा होने के कारण छप्पर ऊपर की ओर उठ जाता है, छतें ऊपर की ओर उड़ जाती है। ठीक है। पवन को काम करते देख सकते, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती तथा तूफान में समय पेड़ उखाड़ देती है। पेड़ को उखाड़ती है, कौन से पेड़ उखाड़ती है? जो एकदम सीधा रहेगा कि मैं झुकेगा नहीं, इस तरीके से पुष्पा वाला रहेगा कि मैं झुकेगा नहीं साला, इस तरीके से वह पेड़ उखड़ जाता है हवा की गति के कारण। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गर्म हवा ऊपर उठी, बहुत स्पीड से ठंडी हवा वहाँ पे आती है, जिसके कारण आंधी जैसा फीलिंग होगा आपको, और इसमें जो है पेड़ तक उखड़ जाता है। वही पेड़ जो झुकने वाला होगा तो वो झुक के अपने आप को बचा लेगा। इसको जो आप आम जिंदगी में भी फॉलो कर सकते हैं कि हर मौसम में आदमी को ढलने आना चाहिए। जैसा वातावरण हो उस तरीके से ढल जाइए, आपको जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होगा, कभी भी दुख नहीं होगा। वही पेड़ जब आंधी आया तो नहीं झुकेगा तो उठ जाएगा, उखड़ जाएगा। वही सेम चीज़ है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना भी कठिन हो जाता है। आंधी के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसको समझाना क्या है, आप लोगों को पता है सब। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज हवा में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आप चल लीजिएगा, आंधी आएगा तो उसमें छाता लेकर चलिएगा। मजाक कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। 3 उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन के मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पवन का नाम उसके आने की दिशा पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पछुआ पवन कहते हैं। मतलब जिस दिशा से पवन आएगा उसी के डायरेक्शन के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है। और पवन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाता है हमारा अस्थायी पवन, और दूसरा मौसमी पवन, तीसरा स्थानीय पवन। अस्थायी पवन की अगर बात करें, यह व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है, जिससे के कारण इसे व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। ये हमेशा निश्चित डायरेक्शन में चलेगा, जिससे इसे जो है कि व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। जब समुद्रों में जो है उनके जहाज़ वगैरह चलाते हैं तो इस पवन का बहुत यूज किया जाता है।
हवा के माध्यम से ही उसमें बड़े बड़े जहाज वगैरह लेके जाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। और मौसमी पवन की बात करें तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है, ये जो है कि दिशा बदलती रहती है। भारत में अगर पूछा जाए तो मानसूनी पवन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर स्थानीय पवन के बारे में बात करें तो ये पवनें कितने छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं? हाँ बिल्कुल याद है, अभी तो लू का ही सीजन है, लू का ही समय है ना, इसे ही कहते हैं कि लू क्या है, एक स्थानीय पवन है। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर प्रमुख वायुदाब की पेटियाँ भी दी गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायुदाब कहाँ पे उच्च वायुदाब होता है, कहाँ पे निम्न वायुदाब हो जाता है। जैसे कि ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पे जो है कि निम्न वायुदाब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ की वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा हमारा लो, और ये हो जाएगा हमारा हाई, ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा हमारा हाई। इस तरीके से लो हो गया, यहाँ पे हाई हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा, यहाँ पे हाई हो जाएगा। इस तरीके से बटा हुआ रहता है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। उच्च देखिए यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन गति करती है, इस तरीके से। अब यहाँ भी लो प्रेशर है, यहाँ भी लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इधर भी मतलब हाई प्रेशर है, तो इधर से भी लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, उसी तरह इधर भी होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इस तरीके से जो हमारे पवन चलते रहते हैं, ये हमारे पवन मतलब वायुदाब की पेटियाँ इसे कहते हैं। इस तरीके से बटा हुआ रहता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चक्रवात, प्राकृतिक आवेश। अब चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, तो इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। भारत के पूर्वी समुद्री तट, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बनता है। 17 या 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया, जिसने राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा एवं ज्वारीय प्रतिकर्षों से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। सोचिए 36 घंटे तक चलता रहा, कितना 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसे ही चक्रवात कहते हैं। बहुत तेज, बहुत स्पीड में चलेगा, इतना स्पीड कि सब पेड़ वेड़ सब उखाड़ के रख देगा। तीव्र वेग वाले इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनें एवं अन्य घर की छतें तक उड़ा ले गई। विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन लाइन ये सारी काट दी गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठे ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। अगर कहीं पे चक्रवात है तो समुद्री तट पे, समुद्र में भी तो चक्रवात का असर पड़ेगा ना। वो पानी जो है चक्रवात के साथ में जो है कि स्थल की ओर आए, जिसे 20 किलोमीटर तक का जो डुबा दिया एरिया। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंचे ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खरीदान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। सोचिए चक्रवात कितना विनाशक आया था। और बोल रहा है 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड के खाड़ी में अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ, जिससे यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। डेट याद रखिएगा और जगह याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में आया था। ठीक है, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच क्षेत्र का प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक, 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी फसलों, बड़ी फसल, खरीफ फसल सभी नुकसान हो गया। ज्वारीय प्रतिकोष की उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूखंड
अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विषाणुभूत क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोंकण के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त तो हो ही गए। मतलब जिससे कि समुद्री जल जो तट पे आया ना, समुद्र का जल खारा होता है, जिसके कारण खारा जल जब स्थल पे आएगा तो वहाँ का मिट्टी उपजाऊ जो होता है वो नष्ट हो जाएगा, अनुपजाऊ बन जाएगा। इसीलिए चक्रवात इतना खतरनाक होता है। अगर समुद्री तट पे आया है तब तो और भी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा आर्द्रता। अगर हम आर्द्रता का बात करें तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बनाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का सीधा सीधा मतलब अगर बात करें, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वह जल को वाष्पित कर ले जाती है, इसे ही आर्द्रता कहते हैं। और ये हमेशा होता रहता है जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब जलवाष्प अत्यधिक हो जाएगा, मतलब गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम जलवाष्प अधिक हो जाता है, उसे ही आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसके जलवाष्प करने की धारण क्षमता बढ़ती जाती है। वायु गर्म होगा तो जलवाष्प भी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस तरीके से। और इस प्रकार एक और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पानी आसानी से नहीं सूखता है और असहज महसूस होता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल के बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की एक बूंदे इतनी भारी हो सकती है तो वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आते हैं। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है? आप लोग बता सकते हैं ये कारण कि बारिश को जो बूंदें हैं वो गोल क्यों होती हैं? ये जो है बारिश की बूंदें अन्य आकार में भी तो हो सकती है, लेकिन गोल ही क्यों होती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। फिलहाल के लिए अभी आगे चलते हैं। आगे है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। ये तो आप लोग आकाश में देखे होंगे, हम तो बहुत बार देखे हैं। जैसे जैसे एरोप्लेन जाएगा ना, उसके पीछे पीछे वाइट कलर का जो है एक पथ, एकदम रास्ता जैसा चिन्ह छोड़ेगा। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। मतलब वायु जो है ना गतिमान नहीं रहता है, जिसके कारण वह एक जगह एकत्रित जैसा दिखेगा, फिर धीरे धीरे दिखेगा अपने आप मिट जाएगा। वही बोल रहा है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक है, ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होते हैं। भौमजल मतलब अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्व पेड़ में काट जाए पौधे जल संरक्षण में मदद करते। जब पहाड़ी पार्श्व से पेड़ काट दिए जाते तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षण के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। अब इन तीनों वर्षा के बारे में यहाँ पे हम विस्तृत से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है चक्रवर्ती वर्षा। ये चक्रवर्ती वर्षा क्या होता है? अगर बात करें तो चक्रवात के रूप में, जैसे देखिए यहाँ गर्म वायु उठा, बादल का फॉर्म लिया, फिर वो बादल जो है कि ठंडा हुआ, फिर वर्षा कराया, ये हो जाएगा हमारा चक्रवाती वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि वायु गर्म हुई, आर्द्र वायु वहाँ पे पहुँची और फिर वह ठंडा हुआ, फिर वर्षा कराया। और संवहनी वर्षा में क्या होता है, गर्म वायु ऊपर उठा, ठंडा हुआ, फिर वर्षा कराया, इस तरीके से। ठीक है, वर्षा 3 तरह से हो सकती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे। पौधे एवं जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वर्षा से ही हमारा अंडरग्राउंड वाटर, जिसे कि भौमजल कहते हैं, ये मतलब अपने संतुलन अवस्था में बना हुआ रहता है। अगर ये कम हो जाएगा तो हमें जल संकट से गुजरना पड़ सकता है। धरातल को ताज़ा पानी प्रदान करता है। यदि वर्षा कम या वर्षा ना हो तो सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ सकती है। दोनों, अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाए तो भी नुकसानदेह है, अगर कम मिले तो भी नुकसानदेह है। संतुलन बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमें ये सिखाती है कि किसी चीज़ में संतुलन बनाना सीखो। वर्षण के दूसरे रूप
सही वृष्टि तथा ओला है। वर्षण जो है सिर्फ बारिश के बूंदों के रूप में ही नहीं हो सकता है, हिम के रूप में भी हो सकता है, सही या वृष्टि ओला के रूप में भी हो सकता है। ओला का मतलब होता है कभी कभी बर्फ के फॉर्म में बारिश देखे होंगे, मतलब बर्फ के टुकड़े के रूप में, उसे ही ओला कहते हैं। इस तरीके से सिर्फ लिक्विड के रूप में, वर्षा के रूप में थोड़ी वर्षण होता है, हिम के रूप में भी हो सकता है। और यहाँ पे दिया है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के इतना भाग, वो केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। सोचिए 2 करोड़ लगभग भाग है और इसका केवल एक भाग ही इसका ग्रहण करता है अर्थ, समझ रहे हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जाते हैं हम लोग, जिसके कारण और भाग एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या उत्पन्न होता है। ये हुआ हमारा चैप्टर फिनिश। और ये हैं अभ्यास। चैप्टर एंड होने के बाद मैं अभ्यास भी कराती हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, इसीलिए आप लोग इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को करके आप कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। मैं सारा चीज़ अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। एक और पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 2 पेज आपको करना ही करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। मैं इतने अच्छे से इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाती हूँ तो कुछ तो दिखना चाहिए फ़ायदा। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी क्लास से आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। आज का क्लास थोड़ा लंबा चल गया। बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्लास से सीखने को मिली होगी, उम्मीद है मुझे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए एक दिन गैपिंग करके क्लासेस लाती हूँ। एक दिन इसीलिए मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि अगर आप आज पढ़ रहे हैं, आज क्लास कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट डे उसका रिवीजन कर लीजिए, कहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके नेक्स्ट डे मैं दूसरा क्लास लेकर के आती हूँ। एक दिन आपका बीच में रिवीजन के लिए दे देती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो जो आता है एक दिन के बाद एक दिन आता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।